सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। और बुआ देखिए, सखी सहेली के मंच पर हम लोग फिर आ गए हैं लेकर के बड़े प्यारे से विषय। भाई देखो, ये तो हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि जो आज के विषय हैं अच्छे हैं, क्योंकि आज विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है और बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को तो है। कह रहे हैं कुछ और जानकारी भी मिलेगी, तो जाहिर है आप जुड़ चुके हैं तो हम भी आ गए हैं। जी बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे कि समर कैंप चुनते समय क्या सावधानी रखनी है पेरेंट्स को। यानी कि जो बच्चों के लिए हम इस समय जो ग्रीष्मकालीन शिविर जो होता है, जिसमें बच्चे तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, वो अगर कहीं लग रहा है और बच्चों को भेजना है तो जाहिर है एक मन में रहता है कि कहाँ भेजें कहाँ नहीं भेजें। तो इसके बारे में कुछ हमारे सुझाव होंगे हम लोगों के। बिल्कुल, हमारे भी होंगे और हमारे साथियों के भी होंगे। जी हाँ। और आज वीरांगना में हम बात करेंगे, तिलेश्वरी बरुआ जी के बारे में बात करेंगे। और आज का दिन है व्यंजन का दिन, तो व्यंजन कुछ बताएंगे हम, उसकी विधि बताएंगे, है ना। जी। और कुछ बुआ हमारे सभी श्रोता और सखियां भी बताएंगे व्यंजन। हाँ बिल्कुल, जाहिर है हम उसे भी भाई शामिल करने की कोशिश तो करते हैं हर बार, लेकिन कभी कभी भाई समय नहीं रहता है तो छूट भी जाता है, तो उसका तो भाई हमें भी अफसोस तो रहता है। खैर, लेकिन अच्छा लगता है कि वो लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, भाई हम तो उसे नोट कर लेते हैं और कई चीजें हम लोगों ने कोशिश भी की है बनाने की और बना भी है, तो आपके जो व्यंजन है वो काम आते हैं हमारे भी। तो इसी तरह से एक दूसरे से जब मिलते हैं हम तो बहुत सारे व्यंजन सीख जाते हैं और बहुत सारी बातें भी सीखते हैं। और क्या ये भी बौद्धिक संपदा में आता है? बिल्कुल आता है। अगर किसी का अपना लिखा हुआ व्यंजन होता है, अपना बनाया हुआ जो उसको मतलब लिखते उसकी हैं, मौलिकता होती है, उसकी मौलिकता होती है, तो इस पर उसका अधिकार तो होता ही होता है तो भाई वैसे तो पारंपरिक होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे साथी वो नया इजाद करते हैं, तो जाहिर है कि ये उनकी संपत्ति हो जाती है। और आज का दिन उन सभी के लिए बहुत खास है जो ऐसा कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ सृजन करते हैं, यानी सृजनात्मक, जिनके पास शक्ति है, रचनात्मक क्रियाएं हैं और अपने प्रयासों से नई चीजें वो खोजते रहते हैं। उनका मौलिक अधिकार होता भी है और होना भी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये उनकी बौद्धिक संपदा है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसका उन्होंने अन्वेषण किया है या उसको बनाया है। उनके कार्यों को जो है ना कि लोग जानकर प्रेरित भी होते हैं, फिर जाहिर है कि उसका विकास होता है, धीरे धीरे वो बात फैलती है और लोग सीखते हैं। तो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। सन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना हुई थी और इस संगठन ने ही सन 2000 में 26 अप्रैल का दिन चुना, यानी आज की तारीख, और आज से ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाएगा, ये उन्होंने निश्चित किया था। बिल्कुल 2000 में। जी। और बुआ, लोगों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इनसे जुड़े अधिकारों की क्या भूमिका है, इस बात की जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन बड़ा खास महत्व रखता है। और विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत में सन 1975 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना था भारत, जो था हमारा देश। और विश्व बौद्धिक संपदा संयुक्त राष्ट्र की पुरानी एजेंसियों में से एक है। और बौद्धिक संपदा वो है जो हम रचनात्मक कार्य करते हैं उसमें सिर्फ हमारा हक होता है, यानी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा बनाई हुई सृजित की रचना, संगीत, साहित्य कृतियां, आविष्कार, कला या डिजाइन या उसकी होगी जिसने उसे बनाया है, वो उसकी बौद्धिक संपदा कहलाएगी। हाँ, जैसे कि मतलब हम कुछ लेख लिखते हैं, कोई भी लेखन की सामग्री है, कहानी है, कविताएं हैं ना, तो लेखक की अपनी रचना है, तो उसमें उपन्यास भी आ जाता है, ये उनकी संपदा कहलाती है। और इस तरह की बौद्धिक संपत्ति को बचाए रखने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून, अधिकार भी बने हुए हैं जिनको हमें जानना चाहिए और उन अधिकारों का उपयोग करके अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना चाहिए, जिससे कोई और चुरा ना सके, नकल ना कर सके। और भाई जाहिर है कि फिर क्योंकि हमारा हक है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि उसकी नकल कर लेते हैं, तो फिर उसकी जब हमारे पास अधिकार होंगे तो फिर कैसे करेगा। हाँ, जैसे हमने किसी को कहानी सुनाई और उन्होंने अपने नाम से छाप दी पूरी पूरी कहानी, या आपने पढ़ने के लिए दिया और उन्होंने कर लिया। अब इसीलिए अक्सर देखा होगा कि लिखा रहता है कि इसके सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, इसका कोई भी अंश आप बदल कर भी नहीं प्रकाशित कर सकते। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, यही है बौद्धिक संपदा ना। और विश्व बौद्धिक संपदा के अधिकारों की बात करें तो जैसे कॉपीराइट, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन आदि है, और औद्योगिक मार्क भी हैं। कॉपीराइट के अंतर्गत जिन रचनाकारों के उनके साहित्यकार या कलात्मक कार्य हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये अधिकार हैं। जैसे किताबों से लेकर संगीत, फिल्म, मूर्तिकला एवं कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं। इसके साथ साथ डेटाबेस, विज्ञापन है, मानचित्र और तकनीकी ड्राइंग भी इनके अधिकार में आते हैं। जी।
और कॉपीराइट में हमें सुरक्षा मिलती है हमारे काम की, उसका कोई यदि दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। जी हाँ, ट्रेडमार्क एक संकेत है जो कि उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। ट्रेडमार्क प्राचीन काल से चला चला आ रहा है, जब कारीगर अपने उत्पादों पर अपने हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते थे, है ना। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडमार्क ऑफिस में जाकर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। और ये जो है पंजीकरण की इसकी कुछ खास अवधि होती है जो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग होती है। तो अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, है ना, कोई भी वस्तु का निर्माण करने जा रहे हैं, उत्पादन करने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको इसकी पूरी जानकारी होना ही चाहिए, है ना। बिल्कुल बुआ। और पेटेंट की बात करें तो वो एक आविष्कार के लिए विशेष अधिकार है। नई नई खोजों के लिए ये दिया जाता है जो किसी वस्तु का एक नई तकनीकी समाधान करता है, यानी जो हमने बनाया है उसको पेटेंट करवा सकते हैं। इस तरह से वो आविष्कारकर्ता के नाम से दर्ज हो जाएगी और यदि कोई उसका इस्तेमाल करता है तो उसके नाम से ही कर सकेगा। इसी तरह से जो कंपनी होती है ना, उनका भी कोई डिजाइन होता है, यानी कि जैसे कि हम कार्ड बनवाते हैं, कोई लोगो होता है या कोई उनके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कोई टैगलाइन दी होती है ना, जैसे कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनकी अपनी होती हैं। रंग होती हैं, विशेष रेखाएं होती हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, जिसको देखकर हम सीधे समझ जाते हैं अच्छा ये वाली कार है, या अच्छा ये होटल है ना, या ये खाने की वस्तु है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो उनका कहते हैं पर्याय बन जाती हैं कि ये चिन्ह आपने देखा और आप समझ गए। तो वो इसीलिए बनाते हैं और इसलिए जाहिर है कि वो चाहते हैं कि उस पर उनका एकाधिकार हो, कोई और उसको चुराए ना या उसकी कोई कॉपी ना कर ले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी लोगो हम लोग को बहुत सारे लोगो याद भी रहते हैं ना कि हाँ, तो भाई इसीलिए तो बनाए जाते हैं ना। तो भाई जो ये इसको कहते हैं ना IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग चीज़ हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने भी जानकारी भेजी है, लेकिन उसके पहले हम गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। जी बुआ। और जो मैं कहना चाहा दिल में ही रह गया।
प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। तो भाई देखो, हम जो भी चीज़ बनाते हैं जाहिर है कि हमें उससे बहुत मोह होता है या जी, प्यार रहता है ना, क्योंकि भाई हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है, कहीं ना कहीं लगेगा ही। लगे ही रहता है। बिल्कुल लगना भी चाहिए। जी, लेकिन इसीलिए तो इतने अधिकार दिए हैं कि कोई और उसका हनन न करे, जो आपने बनाया वो आपका ही रहे, बिल्कुल। है ना। और तो भाई हमारे बहुत सारे साथियों ने कुछ लिख लिख कर भेजा है ना, हाँ, जैसे एक जी। संदेश है बुआ कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को किसी के जीवन में बौद्धिक संपदा के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। हर साल 26 अप्रैल को हम नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। तो भाई ऐसे ही बहुत सारी बातें सभी साथियों ने लिखी है। बौद्धिक संपदा नव प्रवर्तन सृजनात्मक विचारों को कुशल उन्नयन कर अर्जित की जा सकती है। हम सबके पास समान योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर है। अपने विचार बदलकर जिंदगी बदला जा सकता है। अपने अंदर की ताकत को जानकर भविष्य का हम स्वयं निर्माण कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता, चेतना, रचनात्मकता, नए विचार करने की विचारशीलता, दूरदृष्टि का गुण, खुले दिमाग रखने का गुण, क्लियर विजन, क्लियर मिशन, इनोवेटिव एटीट्यूड, लक्ष्य, ईमानदारी, निरंतरता, इन्होंने सारे गुणों की बहुत बात सारे। की है कि युवाओं में डेवलप समाज, माता पिता, स्कूल, कॉलेज ही कर सकते हैं। आज का ये दिन पुनः इन बातों पर गौर करने का अवसर प्रदान करता है। तो भाई ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जी, ये तो है कि हमारे पास जो अधिकार है, लेकिन हम अपनी सृजनात्मकता, सृजनशीलता कैसे और बढ़ाएं, हुँ, इस बारे में भी हमें ध्यान करना चाहिए, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल ताकि बुआ। हम इस अधिकार का प्रयोग कर सकें, है बिल्कुल ना। कर सकें। और बुआ एक संदेश और है। हाँ। लिखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 दुनिया भर की सभी प्रतिभाशाली महिलाओं को मनाने का अवसर है। आईपी में लैंगिक समानता की दिशा में काम करें और हर जगह महिलाओं और लड़कियों की प्रतिभा और रचनात्मकता को उजागर करें। हम सब मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। देखो भाई, लैंगिक समानता की जहाँ तक बात है, हमें नहीं लगता कि कहीं पर भी ऐसा है जी, असमानता की बात है। अधिकार सबको बराबर से मिले हैं। हो सकता है कि हम बहनों को थोड़ी सी इसकी जानकारी कम हो, जी, और वैसे भी अगर प्रतिशत देखें तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा प्रकाशन वगैरह ये लोग करवा लेते हैं, या बाजार इनको ज़्यादा मिल जाता है, जी, पुरुषों को, हमारे भाइयों को। तो समानता की बात जो है वो तो ठीक है, आप बात उठा रही हैं, कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा, जी। लेकिन मंजरी बिटिया हमें ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं, अगर हम, आजकल तो सब बराबर हैं, सब हाँ आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, महिलाएं, लड़कियां भी खूब आगे आ रही हैं इस। खूब आगे आ रही हैं और उनको पूरे अधिकार मिले हुए हैं कि अगर जी, आपकी कोई प्रॉपर्टी या आईपी कोई और ले लेता है, तो अगर जैसे कि किसी पुरुष भाई को हमारे हक है कि वो लड़ाई लड़े, तो वैसे हमारी बहनें भी लड़ सकती हैं। बिल्कुल। सबके लिए अधिकार समान है, हुँ। न्याय समान है बिल्कुल। ना। और आज हमारी जो वीरांगना है हम्म। तिलेश्वरी बरुआ, इनके बारे में भी हम बात करते हैं कि बुआ स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी में एक और वीरांगना का नाम जुड़ गया। 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ एक ऐसी शख्स थी जिन्होंने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करने एवं अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्षम हैं और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने में तैयार हैं। तिलेश्वरी बरुआ का जन्म असम के ढेकियाजुली जिले के निज बोर गांव में भाभाकांत बरुआ नामक एक कृषक परिवार में हुआ था और आप अपने पिता की पहली संतान थी। मतलब भाभाकांत बरुआ जी, के। तिलेश्वरी कम उम्र से ही अपने आसपास उठ रही आज़ादी की जो महक है ना, उसे महसूस कर रही थी। बहुत संवेदनशील थी, और जब भी वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं के गाए गीत सुनती, तो जाहिर है कि उन्हें में ये सुनकर अपने साथियों के साथ पूरे जोश से गाती थी। वो जज्बा इनके अंदर, जो कहते हैं ना कि हिलोरे मारने लगता था, और इतना जोश उनके में आ जाता था कि फिर जाहिर है कि आगे वो सामने दिखाई पड़ा। वक्त बीत रहा था। तिलेश्वरी बरुआ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उसमें शामिल होने चल दी। गांधी जी ने महिलाओं को इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि महिलाएं अपने स्वभाव के कारण इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जी। और इनमें से कई महिलाएं मृत्यु वाहिनी यानी आत्मघाती दस्ता नामक एक समूह की सदस्य बनी। महिलाओं का दृढ़ संकल्प था कि वे राष्ट्रीय ध्वज पुलिस थानों पर फहराना चाहते थे, चाहे जीवन रहे न रहे। अब इसमें महज 12 साल की उम्र में निडर तिलेश्वरी बरुआ मृत्यु वाहिनी में शामिल हो गई और देखते ही देखते स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस पुलिस थानों पर ध्वज फहराने के लिए निकल पड़े। देशभक्ति के गीत जो है गूंज उठे, नारे गूंज उठे। 20 सितंबर हम बात कर रहे हैं
तिलेश्वरी बरुआ की। तो जाहिर है कि जब वो ध्वज फहराने के लिए निकल पड़े उनका दस्ता, तो सभी तरफ एक पूरा माहौल बन गया। देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे, नारे गूंज रहे थे। 20 सितंबर सन 1942 को मनबर नाथ के नेतृत्व में ये जो आत्मघाती दस्ता था, उसकी महिलाएं जो है ढेकियाजुली पुलिस थाने पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जाहिर है कि रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तिलेश्वरी उस जुलूस का हिस्सा थी, वे मार्च कर रही थी। तभी पुलिस बल ने एक सेवक को झंडा फहराने के लिए रोका और नहीं मारने पर उन्होंने गोली मार दी। और तब अन्य सेवकों ने पीछा किया। तिलेश्वरी भी तिरंगा लिए साथ में थी, वे भी तिरंगा फहराना चाहती थी। तिलेश्वरी 3-4 सेवकों के साथ उनका अनुसरण करती जा रही थी, जो स्थानीय मृत्युवाहिनी के प्रमुख थे। उनके शहीद हो जाने पर एक एक करके कई साथियों ने थाने के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको भी पुलिस की गोली का निशाना बनना पड़ा। कुमोली देवी और मोहीराम कोच जो उस दल के सेवक थे, उन्हें भी गोली लगी और चौथी गोली तिलेश्वरी बरुआ को लगी, क्योंकि वे भी चढ़कर तिरंगा फहराना चाह रही थी। तो भाई ये जज्बा था। आगे लोग जो हैं वो शहीद हो रहे थे, लेकिन ये घबराई नहीं और उन्होंने पूरा प्रयास किया और इस तरह से कम उम्र में ही तिलेश्वरी बरुआ ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर कई 100 सत्याग्रही इस मिशन के लिए जुट गए थे। उस समय तिलेश्वरी बरुआ को गोली लगी थी, उनके मुंह में वंदे मातरम की हुंकार निकल रही थी। इतने साहस और जोश का जज्बा ही देश की आज़ादी के दीवानों का था। एक एक करके बलिदान जिन्होंने दिया, उन्हीं की वजह से देश आज आज़ाद है और जाहिर है कि देश स्वतंत्रता से आगे बढ़ रहा है और हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे वीर कम उम्र की बाला वीरांगना को शत शत नमन करते हैं। और बुआ, बहुत अच्छा लगता है ना जब ऐसी वीरांगनाओं की हम कहानी पढ़ते हैं, तो खुद भी प्रेरित हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं गीत। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। दूर से क्यों है टुक टुक तकना प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। दूर से क्यों है टुक टुक तकना प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। आना दो आना नहीं है तो उदासी कैसी मेरी जान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल
मीठी ज़बान, प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारे ज़बां मैं तेरी मीठी करूँ। यहाँ जिंदगी है क्या, सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल, मीठी ज़बान। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माया है माया ये दुनिया की दास्तां, जिंदगी है क्या, सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल, मीठी ज़बान, प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारे ज़बां मैं तेरी मीठी करूँ। यहाँ जिंदगी है क्या, सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल, मीठी ज़बान, जिंदगी है क्या, सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल, मीठी ज़बान। तो बुआ देखिए अब गर्मियों की छुट्टियां तो बच्चों की शुरू ही हो चुकी हैं। तो ऐसा लगता है ना कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे भी चाहते हैं कि हम कहीं जाएं, घूमने जाएं। हाँ और पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर इस बार घूमने नहीं जा पा रहे हैं तो फिर भाई बच्चों को कुछ कैंप ज्वाइन करा देते हैं, समर कैंप। देखो केवल कैंप हो चाहे नहीं हो या कहीं घूमने जा भी रहे हो, तो ये जो कैंप होते हैं, ये जो शिविर लगते हैं बच्चों के लिए खास तौर से, वो विशेष रूप से बच्चों के लिए लगते हैं। उन्हीं के हिसाब से उन कार्यक्रमों की जो परियोजना बनाई जाती है और उसी तरह से उसका पूरा परिकल्पना रहती है। तो जाहिर है कि उसमें उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपनी उम्र के लोगों के साथ उनको ज्यादा मजा आता है, हमें लगता है कहीं ना कहीं। तो अगर मौका है तो आपको इसमें ज़रूर भेजना चाहिए। बिल्कुल। और समर कैंप में जो बच्चे होते हैं वो अपने रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं और नए नए अनुभव भी उन्हें वहाँ पर मिलते हैं। जैसे किसी बच्चे को पसंद होता है कि डांस पसंद है, किसी को खेलने में रुचि है, कोई कुछ स्विमिंग करना चाहता है। तो इस तरह से अपने जो उसके बच्चों के शौक होते हैं उनको वो उसी तरह के कैंप पसंद करता है। तो अगर आपका बच्चा आपको बता देता है और नहीं बता पाता है तो आप उससे पूछ ही लीजिए कि आप किस में जाना चाहते हैं। यानी कि हर तरीके के जो होते हैं ना, वर्कशॉप्स भी होती है, कार्यशालाएं होती हैं, जैसे नाटक की होती है, गाने की होती है, नृत्य की होती है, जैसे तुमने बताया, ऐसे ही ड्राइंग की होती है या खेल की हुई या स्विमिंग के लिए है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की रुचि किस में है। वो चाहता है स्पोर्ट्स में और हम उसको भेज दें गायन में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो उसका मन ही नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो कहना चाहिए कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए और उसका स्किल डेवलपमेंट भी होता है जब अपने रुचि के अनुसार हो जाता है। बच्चे बोर भी नहीं होते हैं, यानी वो नई नई चीजें वहां पर जाकर के सीख जाते हैं। और जैसे कि भाई रोलर है, स्केटिंग है, ये सब सीखना, क्रिकेट का किसी को शौक होता है तो वो भी उस तरह से भी चीज़ों को सीख सकता है। और समर कैंप का जो चयन करना होता है उसको ध्यान रखना ये है कि उसमें एज ग्रुप के अनुसार आप उसको चयन करें कि जिसमें कि उसके मतलब हर उम्र के होते हैं। अब जैसे कि 10 से 14 वर्ष के बच्चों का अगर है और आपका बच्चा 6-8 साल का है तो जाहिर है कि उसमें वो सामंजस्य स्थापित नहीं करवा पाएगा, या बहुत तेज भी है तो वो बात नहीं आती है। तो हम उम्र लोगों के साथ मजा आता है, 1-2 साल आगे पीछे तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा आगे पीछे हो। अच्छा, फिर हम जो परियोजना की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो योजना बनाई है वो उस उम्र के हिसाब से बनाई है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है आपका अपने आप को उसमें फिट नहीं महसूस करता है। बिल्कुल, मालूम पड़ा आपस में बुआ उनमें झगड़ा होने जगह नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। या तो लड़ाई झगड़ा तो बात की बात है, उसको लगेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, जैसे कहते हैं ना ऑड मैन आउट। तो उसको लगेगा कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या अपनी उम्र से कम वाले अगर कैंप में चले गए तो उसके लगता है कि लाओ हम ही क्लास ले लेते हैं, इससे अच्छा तो इसलिए उम्र का ख्याल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और माता पिता को विशेष तौर पर अपने बच्चों के बारे में ये पता रहे कि उन्हें मतलब इस गर्मी की छुट्टी में वो क्या करना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी है भी या नहीं है, या जबरदस्ती उन्हें भेजा जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे कभी कभी चाहते हैं कि नहीं हम घर में ही रह के अपने मनपसंद के खेल खेलें। ये बात भी सही है। तो उस तरह से भी हमें उनका ध्यान रखना होता है। और बुआ, परफेक्ट समर कैंप को चुनना बड़ा चैलेंज
बैलेंसिंग होता है कि बच्चे आपका छोटा है या बड़ा है तो किस हिसाब से करें, तो ये भी माता पिता के लिए बड़ा चैलेंजिंग। हाँ, तो भाई देखो, ऐसा तो है कि ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जैसे हमने 2-3 पॉइंट बताए, उसका अगर ख्याल रखेंगे तो पहले तो वहीं पर आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। यानी कि मतलब उम्र का ध्यान रखें, कैसा कैंप है, बच्चे की रुचि क्या है। फिर उसमें जो अब बात आती है कि समर कैंप जो लग रहा है, ये तो हो गई, आपने जो 2 चीजों का चुनाव कर लिया। ऐसे इसमें हमारे साथी ने लिखा है, गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप बच्चों के स्किल डेवलपमेंट करने के लिए काफी फायदेमंद है। समर कैंप का चुनाव करते समय बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ सफाई की व्यवस्था कैसी है, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है, तथा मेरे बच्चे में किस प्रकार के गुण हैं, क्या वो इसमें उत्सुकता पूर्वक भाग ले सकेगा या नहीं। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए ही बच्चों को समर कैंप में प्रवेश दिलाना चाहिए। समर कैंप बहुत दूर नहीं होना चाहिए जिससे कि आने जाने में समय बर्बाद हो जाए। जी, और बुआ, हम सोचते हैं कि समर कैंप की हम लोग और बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। देख लिया अब आग में जल कर देखेंगे। तेरी याद में जल कर देख लिया अब आग में जल कर देखेंगे। इस राह में अपनी मौत सही राह भी चल कर देखेंगे। तेरी याद में जल कर देख लिया अब आग में जल कर देखेंगे। कहने लगे दीवाने तो जल कर देखेंगे। तेरी याद में जल कर देख लिया अब आग में जल कर देखेंगे। समय हो चला है एक अंतराल का, अंतराल के बाद फिर मिलते हैं। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक
दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। रही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी 27 अप्रैल तक और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जी और हाँ। बुआ, और हम बात कर रहे थे कैंप के ना। जी, समर कैंप की बात कर रहे थे। और बुआ, समर कैंप में जो बच्चे जाते हैं, हाँ। तो वहाँ पर टाइमिंग पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस समय बच्चा ज्यादा खुशी खुशी सीख सकता है। हाँ। जैसे कि बच्चों की आदत होती है कि सुबह देर तक सोने की होती है, हाँ। और रात में फिर देर तक सोते हैं, वो मतलब देर से उठना, ऐसे जागना, इस तरह की आदतें होती है बच्चों में। अगर बच्चा आपका सुबह जल्दी उठ जाता है तो उसको लगता नहीं हम सुबह जा सकते हैं समर कैंप में, तब तो ठीक है उसके लिए। लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता कि अगर बच्चे जो देर तक सोते हैं, उन्हें अगर सुबह वाले समर कैंप में भेज दिया जाए तो वो फटाफट उठ जाएंगे अपने आप? हाँ, वो बात, तो ये प्रयोग भी किया जा सकता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है बुआ। और हो सकता है कि ये 15 दिन 1 महीने वाला जो प्रयोग है उसकी वजह से बच्चे की आदत ही बदल जाए। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजों में, क्योंकि ये अगर उससे पहले बहुत जरूरी है, हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजा है कि चुनने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या आपका बच्चा कैंप के लिए तैयार है ना, और वास्तव में दिलचस्पी रखता भी है या नहीं। जैसे तुमने कहा था ना कि जाना चाहता है कि नहीं, हो सकता घर में रहना चाहे। इन्होंने लिखा है कि बच्चे को जबरदस्ती समर कैंप भेजने के बजाय उसे मानसिक तौर पर तैयार करें। समर कैंप के फायदे बताकर आप अपने बच्चे को उसके पहले समर कैंप के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अगर ये तैयार है तब आप समय का जो है चुनाव करने के लिए ज्यादा परेशान न हो। और कभी कभी तो बच्चे खुद बेताब रहते हैं कि नहीं हमको जाना है। वो खुद सारी जानकारी लेकर आते हैं कि हमारा फलाना दोस्त जा रहा है, हमारी फलानी मित्र जा रही है, हमारी सहेली जा रही है, तो हमें जाना ही है। फिर हमें लगता है कि समय का उतना ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर है कि दिन में अगर है कहीं, तब आप एहतियात जरूर बरतिए। बिल्कुल। और बच्चे को ये भी हम गाइड कर सकते हैं ना कि वहाँ पर जाओगे तो बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, साथ के खेलोगे तो मज़ा आएगा, वहाँ पर कहानियाँ होंगी, बहुत सारे अनुभव मिलेंगे, तो बच्चे में रुचि जग जाएगी वहाँ पर जाने। कहानी नहीं हुई तो कुछ ना कुछ तो कहानी फिर बच्चों की बन जाती है। हाँ, फिर ये हो सकता है कि हम भी साथ में चले जाएं और बच्चों को कहानियां सुनाने लगे। तो भाई, लेकिन ये है कि ध्यान तो रखना चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या है। और समर कैंप जाने के फायदे भी बच्चों को बताना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है, वहाँ पर आप खेलेंगे और खेल खेल में कहानियाँ, कविताएं आप को याद हो जाएंगी और आपका मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। और कई बार जो छुपे हुए गुण होते हैं वो भी आपके निकल के वहाँ पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए भी समर कैंप में बच्चों को जरूर भेजें, लेकिन चुनते समय इस बात का ख्याल रखें, जैसे हमारे साथी ने लिखा था कि बहुत दूर नहीं होना चाहिए कि जाने आने में समय बर्बाद हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि आप प्रतिदिन जाना आना है या वहीं रहना है। कई तरीके के होते हैं। एक ऐसा भी होता है कि जहां पर 15 दिन के लिए भेज दिया, बच्चे गए, घूम घाम के आए, कहीं उन्होंने लगाया शिविर जैसा और फिर उसके बाद पूरी तरह से वापस आ गए। एक होता है कि उसको जैसे कार्यशाला कह सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रतिदिन जाना है, जो हमने जैसे कहा नृत्य की हो या किसी और चीज की हो। तो इस तरीके की है, किस तरह की है ये आपको देखना है। क्या आपका बच्चा आपके बगैर रात में रह पाता है कि नहीं, तब आपको उस हिसाब से उसका चुनाव करना होगा कि आप किस तरह के कैंप में भेज रहे हैं और बच्चे की आदत क्या है। बिल्कुल, है ना।
और बुआ बच्चों का जो समर कैंप में जाते हैं तो उनका आपस का व्यवहार भी बनता है, आपस जी। में दोस्ती होती है, नए-नए दोस्त बन जाते हैं। तो एक तरह से आप जो बच्चे जल्दी नहीं घुलते हैं, हाँ। तो उनको भी ये फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ पर जाने से धीरे-धीरे वो 1-2 दिन में घुलना शुरू कर देते हैं। तो कई बार होता है, देखा जाता है कि वो दोस्ती उनकी बहुत समय तक चलती है। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चों को मानसिक रूप से हम प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद जहां आप समर कैंप में भेज रहे हैं, वो स्थान आप देखें। पहली बात, जी। जैसे हमारे साथी ने लिखा था, साफ सुथरा है कि नहीं, वहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था है कि नहीं, आग बुझाने वाले उपकरण है या नहीं है, क्योंकि गर्मी है, बहुत जल्दी आग लगती है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ये भी देखें कि वो स्थान कितना बड़ा है और जी। कितने बच्चों को उन्होंने बुलाया है। तो वो स्थान ऐसा तो नहीं कि बहुत कंजस्टेड हो रहा है, वहाँ ज़्यादा भीड़ है, तो ये अनुपात सही है या नहीं, बिल्कुल। है ना? या एक कमरे में 4 बच्चे रह रहे हैं, अगर कमरे में रह रहे हैं, रात में रुक रहे हैं, तो कितने बच्चे हैं, क्या व्यवस्था है सोने की, जो वहाँ पर केयर टेकर है, जो उनकी देखभाल कर रहा है, वो जी। कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, या उनको खुद कितना अनुभव है समर कैंप लगाने का, बिल्कुल। है ना? तब आप भेजें बच्चे को समर कैंप में। इस बात की जानकारी ज़रूर रख लें और किसी से जो जा चुका है पहले उनके कैंप में, उनसे बात कर लें कि किन किन चीज़ों की कमी है, जी। यहाँ कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। बिल्कुल। और इस तरह से तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी बच्चों को भी। बिल्कुल। और हम सुन लेते हैं एक गीत। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, मेरे
या दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तो बुआ देखिए भाई, अब व्यंजन की बारी आ गई है। हाँ, आ गई है, क्योंकि भाई ये मौसम ऐसा है कि मन करता है कितना ही पानी पी ले। जी। और एक बात तो है कि पानी पीते भी रहना ही चाहिए, क्योंकि शरीर में जो है पानी की कमी ना हो। जी। क्योंकि इससे मतलब क्या कहें, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं और अपने आप में ये जानलेवा भी कभी कभी हो जाता है। जी। है ना? तो देखिए, हमारी एक सखी ने लिख के भेजा है, ग्रेप स्पंज, अंगूर का शरबत। अंगूर का शरबत बनाने के लिए हमें 1 कप अंगूर, 5 से 10 पुदीने की पत्तियां, आधा चम्मच भुना जीरा, काला नमक स्वाद अनुसार, बर्फ कुटी हुई नींबू का रस 1 चम्मच। और इसकी विधि है, अंगूर, पुदीने की पत्ती, जीरा और काला नमक को पहले मिक्सी के जार में अच्छी तरह पीसकर छन्नी की सहायता से छान लेना है। इस रस को गिलास में डालते हुए ऊपर से नींबू का रस और बर्फ डालकर इसको आपको सर्व करना है। शीतलता प्रदान करने वाला पेय तैयार है। बड़ा झटपट बन गया बुआ ये। है ना? अच्छा देखो, ये बड़ी खास बात है, इसीलिए ये ज्यादा आसान है और ज्यादा शीतलता भी प्रदान करेगा, क्योंकि जो बनाएगा उसके भी पसीने निकलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, हमारे भाई ने लिखकर भेजा है, नारियल पानी पॉप्सिकल। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। जी। सामग्री जो है उसमें इन्होंने लिखा है कि 4 कप के करीब जो है ताज़े नारियल का पानी ले लीजिए। ताज़े कटे फल जैसे तरबूज, खरबूजा, अनानास, अनार के दाने या जो भी फल आपके पास हों और जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। कुल्फ़ी बनाने का साँचा ले लीजिए। तो कटे हुए पहले फलों को धोकर अच्छे से, जो छीलने वाले हैं उन्हें छील कर काट लीजिए और वे फलों को साँचे में डाल दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ऊपर से करीब 1 अंगुल कम भरें। और उसके बाद अब नारियल पानी साँचे में जो है ना, नारियल पानी को सांचे में भर दीजिए। जो जगह बची है उतना वो भर जाए और सांचे को बंद कर दीजिए। फ्रिज में जमने के लिए रख दीजिए। जमने के बाद पेप्सिकल को सांचे से निकालिए और खिलाइए, खाइए। तो ये तो है, ये हमें लगता है कि बड़ी पौष्टिक सी चीज़ है, क्योंकि न तो इसमें शक्कर डाला गया है, न कोई भी बाहरी नमक, शक्कर। हाँ, देखा जा सकता है ना, बिल्कुल बनाना चाहिए। वाकई बहुत फायदे की चीज़ है और मतलब हमें लगता है कि बहुत ही सारी चीजें इसमें प्राकृतिक नारियल भी, हाँ, नारियल की बात करी उन्होंने तो बहुत अच्छी सी व्यंजन विधि है। तो बुआ अभी और व्यंजन पढ़ें कि पहले एक गीत सुन लिया जाए? हाँ, सुन लेंगे, पहले गीत सुनेंगे, क्योंकि कच्चे पपीते का रायता भी जो है वो भी फायदे की चीज है। पहले रायता बता ही दीजिए। नहीं, पहले गीत सुना दो। हाँ बिल्कुल। हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो।
फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार। तो बुआ देखिए, सब्जी की एक और रेसिपी है। हाँ भाई, तो आप पहले कुछ वो पपीते वाला कुछ अरे तुमने वादा किया था तो जाहिर है कि हमें तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि कच्चे पपीते का रायता हमारे साथी ने बहुत एहतियात के साथ इसको लिखकर भेजा है। एहतियात हम बाद में बताएंगे। उन्होंने लिखा हल्का सा पका है तो भी इसका रायता बहुत ही लजीज होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। कच्चे पपीते को छिलका हटाकर धोकर उसे कद्दूकस कर लीजिए। आप इसे बारीक काट भी सकते हैं। नमक वाले पानी में से उबाल लें। उबलते हुए पपीते को ठंडा होने पर हाथों से निचोड़कर किसी कटोरे में रख लीजिए, चाहे तो स्टील में चाहे तो शीशे के उसमें रख लीजिए। जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च और सूखा रोस्ट कर लीजिए इन सब चीज़ों को, और इसे पीस का पाउडर बना लीजिए। अब उबले हुए पपीते और दही को मिला लीजिए, मतलब पपीता ठंडा हो जाना चाहिए, और इसी अनुपात में इसे रोस्टेड भुना पिसा हुआ मसाला, काला नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ती भी मिला दें। नमक टेस्ट कर लें, क्योंकि इसे उबालते समय भी नमक डाला गया था, तो जाहिर है कि आप उसका संतुलन देख लीजिएगा। ऊपर से इसमें एक छोटी चम्मच सरसों का तेल मिला दें। वैसे तो इसमें एक छोटी चम्मच राई पीस कर डाला जाता है, पर गर्मी बहुत होगी तो सरसों राई उसे ज़्यादा खट्टा कर देगी। सरसों का तेल पसंद है तो उसमें आप सरसों मिला दें। लाजवाब स्वाद मिलेगा। फ्रिज में रख दीजिए। ठंडा रायता गर्मियों में खाने को स्वादिष्ट बनाता है। जॉन्डिस और लिवर के रोगियों को बहुत फ़ायदा करता है, पर इसमें तब तेल न डालें। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई है। इन्होंने और भी बातें बताई हैं कि रायता प्यार से बनाएं, ठंडे मन से बनाएं। वैसे तो सारे खाने को बहुत प्यार से बनाना चाहिए, खाएं खिलाएं, पर कृपया करके इसे फैलाएं नहीं। तो भाई इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बुआ देखिए, गिलकी की सब्जी बता देते हैं जी। गिलकी को छीलकर दोनों किनारे काट, गिलकी को और भी कुछ कहते हैं ना? हाँ, मेरे ख्याल से लौकी शायद बोलते हैं। लौकी, कद्दू, या कद्दू नहीं, सफेद वाली जो लौकी होती है, कई जगह उसको घिया कहते हैं, गोल वाले को। हाँ, गोल वाला घिया होता है, लेकिन लगभग वही होती है, सफेद वाली। हाँ जी। और गिलकी को छीलकर दोनों किनारे काटकर बीच से चीरा लगाकर भरावन के लिए तैयार कर ले। भरावन का मसाला है भुनी मूंगफली का पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, थोड़ी शक्कर, अमचूर पाउडर, बारीक कटा प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट। अब प्लस इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लें और गिलकी में दबाकर अच्छे से भर लें और 2 या 3 लंबाई में काट लें। कढ़ाई में तेल डालकर राई, ज़ीरा का बघार लगा दें और सारी गिलकी डाल दें। मध्यम आंच पर ढककर रखकर पकाएं और सावधानी से बीच बीच में पलटते रहें जब तक यह पक जाए। जब ये पक जाए तब इसमें आप हरी धनिया डाल दें। तो भाई बड़ी अच्छी सी सब्जी भाई, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि गिलकी जो है वो लौकी होती है, क्योंकि छीलकर दोनों किनारे काट कर बीच से चीरा लगाएं तो मतलब इतनी मोटी होती है वो कि उसमें आप भरावन नहीं भर सकते। ये कोई और सब्जी होती है गिलकी, और दोनों किनारों को काटकर बीच से चीरा लगाएं तो ये कोई और सब्जी है। तो भाई आप बताइएगा कि क्या है ये सब्जी, इसका और भी कोई नाम है तो आप जरूर हमें लिखकर भेजिए, है ना? तो अभी हम कार्यक्रम में बता सकते हैं। बहरहाल और क्या हम बताने वाले हैं? कुछ और मीठा ठंडा? हाँ बिल्कुल, ठंडा बता देते हैं। एक बता देते हैं एप्पल खीरा मिक्स। बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है कि सामग्री है 1 खीरा, 1 सेब, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा धनिया, आधा नींबू का रस, 1 उबला आलू, आधा कप मूंग अंकुरित, 2 बड़े चम्मच भुने हुए मूंगफली के दाने, नमक, पिसी काली मिर्च स्वाद से। और अब क्या करना है बुआ इसमें कि इसकी विधि है कि खीरा, सेब, उसको आप छिलका हटा के खीरे का छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। सेब को तो आप ऐसे ही काटेंगे छिलका सहित, बीजे हटा दीजिए अंदर के। और अंकुरित मूंग को थोड़े से पानी में आपको पका लेना है और पानी हटा देना है। आलू के टुकड़े कर लेने हैं और इन सबको एक बाउल में डाल के, और जो भी सामग्री हमने बताई है, काली मिर्च है, ये मूंगफली के दाने, नमक वगैरह, वो सब मिला देना है। और ये इसको आप करीब 10 से 15 मिनट तक आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर ठंडा हो जाएगा तब आप इसको खाएंगे ना। एप्पल खीरा मिक्स तो बहुत राहत देगा अंदर से खाने में। तो भाई हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और इसको ज़रूर आप आजमाएं।
गिलकी जो हम कह रहे थे पहले ही, ये तरोई है। इसको बहुत सारी जगह गलका कहते हैं, बहुत जगह जल मछली, जल तरोई कहते हैं, जल तरोई कहते हैं। जी जी, तरोई कहते हैं। उसमें खुरदुरी वाली भी आती है, सादी वाली भी आती है। तो ये भरवा बना सकते हैं आप, जो हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा था। अब क्लियर होगी वो चीज। जी हाँ, बिल्कुल। वो लौकी नहीं होती है, गिलकी अलग चीज होती है। तो बुआ गीत सुन ले। बिल्कुल। तो भाई समय ऐसा है कि हम हर समय शरबत पीते रहें तो भी कम है ना? बिल्कुल। सबसे आसान देखो भाई जो है ना, नींबू की शिकंजी पी लीजिए। अब जैसे वो हम सामान्य तौर पर शक्कर डालकर बनाते हैं, कुछ लोग उसमें थोड़ा शक्कर कम डालते हैं और साथ में थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा भी डाल लेते हैं। उसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। और उसमें फिर आप क्या करें कि ताज़ी जो पुदीने की पत्तियां आती हैं, लेकिन वो थोड़ी ताज़ी होनी चाहिए, थोड़ी यानी कि बहुत मुरझाई हुई ना हो, थोड़ी कड़क होनी चाहिए। उसको आप एक मुट्ठी हाथ में ले लें, उसको हाथ से बस क्रश कर दें ना, दूसरी हथेली में, जैसे नहीं हाथ में कुछ ऐसे अगर हम दबा रहे हो तो बस ऐसे उसको दबा लें अपने हाथ से हथेली पे, दूसरे हाथ से, और उसके बाद उसको क्रश करके और उस आप गिलास में डाल दीजिए।
शरबत के, फिर देखिए उसकी खुशबू और क्या उसकी बात है। ताजगी जो है वो बिल्कुल अलग ही आनंद देगी। उसका जो है महक जो है और जो फ्रेशनेस आती है वो बिल्कुल अलग तरीके की जी। होती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको भी घर में, है ना? बहुत अच्छा शरबत है ये बुआ। जी। और बुआ एक नींबू का शरबत ऐसे भी हम लोग बनाते थे कि जी। एक बोतल लेके उसमें कांच की, उसमें पूरे में शीशी में चीनी भर देते थे जी। पूरी ऊपर मुंह तक। फिर नींबू का रस खूब सारा छान के लिया और पूरी बोतल में भर दिया और उसको जी। 10-15 दिन धूप में रख दिया। फिर उसके बाद वो पूरा घुल जाती थी चीनी। फिर जब शरबत बनाना है तो 1-2 चम्मच लिया और पानी डाला, बर्फ डाला, तैयार कर लिया। हाँ, ये बात तो है। और जी। ये जो है वो उस समय होता है, जाहिर है कि जिस समय नींबू बहुत आ रहे हों तो इस जी। तरह से बनाकर रख लिया जाता है, और जब नींबू थोड़ा महंगा हो तब आप इसका प्रयोग करिए। जी। लेकिन जिस समय नींबू आ रहे हैं सामान्य तौर पर तो हम तब तो सीधे फिर सीधे बना सकते हैं, है बिल्कुल, ना? जी बुआ। और ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की बात आ रही है तो ओरेटो जो है वो थोड़ा अलग हटकर है। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 1 कप टमाटर, और टमाटर का जूस चाहिए बेसिकली, तो इसका जूस ले लीजिए, और 2 कप संतरे का जूस चाहिए। दोनों सामान्य ठंडा होना चाहिए। अब यह है कि 2-3 चुटकी जो है काली मिर्च पाउडर ले लीजिए आप, और नमक स्वाद के हिसाब से ले लीजिए। बर्फ़ के टुकड़े तो चाहिए ही शरबत है तो, और 1 कप जो है पुदीने की पत्ती कटी हुई ले लें, चीनी ले लें, उसका पाउडर होगा तो और अच्छा है। 1 गिलास में संतरे का जूस डाल लीजिए, ऊपर से टोमेटो जूस मिला लीजिए, फिर नमक, काली मिर्च और चुटकी भर आप काली मिर्च डाल लीजिए। फिर बर्फ़ डालें, पुदीने की पत्तियाँ डाल दें। पुदीने की पत्तियाँ जो है वो आप चॉप भी कर सकती हैं, थोड़ी-थोड़ी बहुत बारीक-बारीक। अच्छा, एक बात और है कि पुदीने की पत्ती काटना हो या धनिया की पत्ती काटना हो, कभी आप कैंची से काट कर देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत बड़ी बारीक, आसानी से कटता है और बहुत बहुत बारीक बारीक कट कटती है। जाती है। जी। तो इसमें आप उस तरह से अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसको डालकर और मिला लीजिए, फिर जैसा भी आपको शक्कर आदि कम ज़्यादा करना है तो उस हिसाब जी। से कर लीजिए। तो ये तैयार हो गया ओरेटो। जी। और बुआ इसी के साथ देखिए समय बिल्कुल खत्म होने की उस पर आ गया है, तो हम लोग विदा लेने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं, लेकिन भाई जो हमने आज बताया है कि बच्चों को समर कैंप में भेजें तो किन-किन चीज़ों का ख्याल रखें, इस एहतियात के साथ हम अब विदा लेना चाहते हैं आपसे। जी। तो सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार।